So uh, I'm just summarizing what I have just discussed. We discussed like what is environmental science and what is the reason behind the emergence of environmental science, and how the idea of environmental science is related to the idea of industrialization, with the rampant development of industrialized society, or with the advent of industrialized society, we have harmed our nature, right? We have just discussed about the conflict between environment and the nature, conflict between development and the environment, right? So the basic idea behind the study of environmental science is to understand the nature, right? Understand the ecology, understand uh, uh, the context of the ecology, right? So we first have to understand about what ecology stands for, right? Ecology, if you understand the genealogy of the word, it's come oikos means home, or logi stand for the study of. So ecology means the study of the home of the nature, right? So we can define ecology uh, as a scientific study of the relationship of living organism with other and with their environment, right? हम लोग जब इन्वायरमेंट बोलते हैं तो इसका क्या मतलब है? इन्वायरमेंट का मतलब है कि हमारे अगल बगल सराउंडिंग्स जो भी चीजें हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, विजिबल हो या अनविजिबल हो, वो सारे इन्वायरमेंट के पार्ट है, राइट? सो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन एनवायरमेंट, राइट? कोई भी बीइंग जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, वो इन्वायरमेंट के वजह से रहता है. देयर इज ए म्यूचुअल कनेक्शन बिटवीन being and the nature. There is mutual connection between organism and the nature, right? जैसे हम सांसें लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, right? और ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, राइट? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर नहीं बन रहा है, ये हमारे शरीर के बाहर है, ये इन्वायरमेंट में है, राइट? बट हमने एक्टिविटी के थ्रू फंक्शनल कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश किया है, और उससे हमारा लाइफ जो है वो गवर्न होता है. अगर ऑक्सीजन ना मिले तो हम खत्म हो जाएंगे, राइट? ऑक्सीजन कहाँ बनता है? वो इन्वायरमेंट में बनता है, राइट? फोटोसिंथेसिस के बारे में आप लोग जानते हो, राइट? तो ट्रीज और ह्यूमन के बीच क्या कनेक्शन है? ये लाइफ का कनेक्शन है, राइट? हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करता है, वो भी अपना खाना खाता है, और हमें भी पूरा खाना भी देता है और सांस भी देता है, जिससे हम जिंदा रहते हैं. सो बेसिकली इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर. इसीलिए हमें वो बोला, डेफिनेशन में बोला गया, लिविंग स्टडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड विथ देयर इन्वायरमेंट. अब विथ देयर इन्वायरमेंट में कुछ भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है, राइट? सो ecology basically deals with the way in which organisms are molded by environment, right? Molded by environment का मतलब we are nothing but the product of our environment, right? So uh, environment is very significant because it constructs, or it determines our nature which exists within,
राइट। हमारे हमारे अंदर जो व्यक्तित्व भी बन रहा है वो भी इन्वायरमेंट के वजह से बन रहा है। और इन्वायरमेंट का मतलब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, वो सोशल इन्वायरमेंट भी हो सकता है, वो कल्चरल इन्वायरमेंट भी हो सकता है, और वो एक ज्योग्राफिकल लोकेशन भी हो सकता है। एंड सिंस organisms are molded by their environment, right? So how they make use of environmental resources, right? Like हम एनर्जी फ्लो का कैसे इस्तेमाल करते हैं, मिनरल साइक्लिंग की कैसे इस्तेमाल करते हैं। एनर्जी फ्लो का मतलब जैसे आप फूड चेन पढ़े हो क्लास 6 और 7th में। यस सर। हाँ, फूड चेन में क्या होता है, वनस्पति जो है, पेड़ पौधे सन से जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है, नो अपना विकास करता है। उस खाने को डियर्स खाते हैं, उस डियर को उससे एनिमल खाते हैं, राइट। और फिर जब एनिमल मर जाता है तो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े डिकम्पोजिशन करते हैं वो खाते हैं। तो एक पूरा का पूरा एक चेन है, राइट। ऐसे बहुत सारे चेन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। वाटर में भी होता है, एक चेन होता है, बड़ी छोटी को मछली को खाती है, छोटी मछली छोटे उससे छोटी मछली को खाती है, और फिर उससे छोटी मछली जो है उसके अंदर जो वनस्पति होते हैं उसको खाते हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये जो हम इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज के बिना इस्तेमाल के हम जिंदा ही नहीं रह सकते। हमें इन्वायरमेंट में सस्टेनेबल लाइफ जीने के लिए हमें हमेशा इन्वायरमेंट के रिसोर्स का इस्तेमाल करना होता है। कुछ नेचुरल टेंडेंसी होता है, राइट, जैसे एनर्जी फ्लो का इस्तेमाल करना, मिनरल्स, हम इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। तो अगर हम सबसे पहले ये समझते हैं कि इकोलॉजी का क्या हिस्ट्री रहा है, राइट। पहले तो इन्वायरमेंटल साइंस को एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट माना जाता है, और लिटरली इसका जो कैटेगराइजेशन है वो नेचुरल साइंस के जैसा है। तो इट्स द रूट्स ऑफ इकोलॉजी लाइज इन नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री का मतलब विच इज एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन इटसेल्फ, राइट। तो जो जैसे पुरानी हिस्ट्री में हम देखते हैं तो जो मैन है, जो ह्यूमन है, वो इकोलॉजी से कनेक्टेड है, नोइंगली और अननोइंगली। हम इकोलॉजी से बहुत ही डीपली कनेक्टेड है। जैसे हमारे पास कोई भी हमारे सराउंडिंग्स में कोई चीजें हैं, उसके साथ हमारा किसी न किसी तरह का फंक्शनल रिलेशन है। जैसे इस घर की चारे दिवाली है तो वो हमें प्रोटेक्ट करता है बाहर के किसी चीज से, राइट। तो भले ही ये नॉन लिविंग है, बट इसका एग्जिस्टेंस हमारे किसी न किसी फंक्शंस को सर्व करता है, राइट। फंक्शंस ऑफ लाइफ को सर्व करता है। तो in that context, if we try to understand ecology, और अगर हम देखें कि जो पुराने टाइम में जब ह्यूमन का लाइफ नेचर से डिटरमाइन होता था, राइट। क्योंकि आप कहोगे सर नेचर से डिटरमाइन होने का मतलब, जैसे जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, जैसे कल के क्लास में भी मैं पढ़ाया था। टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है? टेक्नोलॉजी का मतलब होता है जब हम साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल कर या प्रैग्मेटिक नॉलेज का इस्तेमाल कर नेचर को अपने ज़रूरत के हिसाब से बदलते हैं, तो उसको हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं।
जैसे हमने अगर हल का इस्तेमाल किया, हल से क्या हुआ कि हम खेत को जोत सकते हैं। तो वो क्या है, वो एक टेक्नोलॉजी है जो खुदरा जमीन को भी वो उपजाऊ बना देता है जब हम हल जोतते हैं, राइट। तो कहने का मतलब हमने नेचर को अपने नीड के हिसाब से चेंज किया, लैंड को अपने नीड के हिसाब, उसी तरह जैसे हमें 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और हमारे पास टेक्नोलॉजी है, एसी हम चलाते हैं और हम 20 डिग्री सेल्सियस में आ जाते हैं, राइट। तो हमने नेचर को चेंज किया, राइट, अपने नीड के हिसाब से। तो ये जो पोटेंशियल है ये टेक्नोलॉजी के वजह से आता है, राइट। तो अगर हम देखते हैं पहले के जो प्रिमिटिव मैन हुआ करते थे, जो आदिवासी हुआ करते थे, उनका जो नॉलेज होता था वो नॉलेज उसमें सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती थी, राइट। वो अपने आप को सिर्फ सरवाइव करना चाहते थे, राइट, पेट भर गया बस, दैट्स इट, राइट। तो वो जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, उस टाइम पीरियड में हमारा जो लाइफ है वो इन्वायरमेंट से ज्यादा रेगुलेटेड होता था। इन्वायरमेंट, नेचर जो है हमारे लाइफ को डिफाइन करती थी, हमारे एवरीडे लाइफ के एक्टिविटी को डिफाइन करती थी। इमेजिन करो कि पहले अगर रातें हो जाती थी, अगर जब तक आग का आविष्कार नहीं होता हुआ होगा, राइट, उस समय क्या था, रात के बाद सब लोग सो जाते होंगे, शांति होती होगी, राइट। अब क्या होता है, अब रात में भी दिन जैसा एक्टिविटी हम कर सकते हैं। ये कैसे हो पाया? थ्रू द विद द एडवेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जब पुराने टाइम में, जब ह्यूमन में सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता था, उस समय इन्वायरमेंट के साथ उसका जो कनेक्शन था वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को लेके था, राइट। और उसकी जो नॉलेज थी वो भी सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को ही सर्व करता था, राइट। अगर हम एंशियंट सोसाइटी में अगर हम बात करें, ग्रीक के टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, या फिर आप हिंदू पुराण में अगर आप जाके देखें, तो इकोलॉजी जो है एज ए कॉन्सेप्ट के रूप में वो हमारे प्रिमिटिव टेक्स्ट में भी, रिलीजियस टेक्स्ट में भी मौजूद है, चाहे वो उपनिषद हो या फिर अ, अ, स्मृति हो। तो हम देखते हैं कि इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही पहले से ही लोग, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन का थिंकिंग का इमर्जेंस हुआ, उस समय से ही लोग जो है इकोलॉजी के बारे में सोचना समझना शुरू करते हैं। और इंडियन ट्रेडिशन तो और भी ज़्यादा रिच है इन दैट टर्म्स। अगर हम यू नो बात करें जैसे आपके अ, चरक संहिता के बारे में, चरक संहिता ने नेचर को बहुत ही ब्यूटीफुली इन्वायरमेंटल साइंस के कॉन्टेक्स्ट से एक्सप्लेन किया है, मेडिसिन के कॉन्टेक्स्ट से एक्सप्लेन किया है। तो हम, और ये एक बहुत ही डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देता है प्लांट्स के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, राइट। तो हम देखते हैं कि पुराने टाइम से ही इकोलॉजी के बारे में सोचा समझा और लिखा जा रहा है। तो ये एक एज ए कॉन्सेप्ट के रूप में ये बहुत ही पहले से ही रहा है। ये हम, अगर हम हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है। अब दूसरी बात है कि इकोलॉजी के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट क्या क्या है, राइट। तो पहले तो हमें ये जानना होगा कि एवरीथिंग दैट सराउंड्स और अफेक्ट an organism during his lifetime is collectively known as environment। हमारे लाइफ टाइम में
जो भी चीज हमें अफेक्ट करती है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, चाहे वो विजिबल हो या अनविजिबल हो, वो चीज इन्वायरमेंट है, राइट। तो अगर हमें पूछे कि हाउ इन्वायरमेंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो इन्वायरमेंट को डिफाइन करने के लिए हमें देखना होगा हाउ कैन यू डिफाइन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इज द सम total of living, sum total of non-living component influences and events surrounding an organism. I'm repeating again. Environment is defined as the sum total of living, non-living components, influences and events surrounding an organism, right? चाहे वो वायरस हो या ह्यूमन हो, राइट, ये सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। इसी इंटरडिपेंडेंसी को हम इकोलॉजी में समझते हैं। ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के इंटरडिपेंडेंसी को समझते हैं। इंटरडिपेंडेंसी फूड के टर्म्स में हो सकती है, इंटरडिपेंडेंसी एनर्जी के टर्म्स में हो सकती है, जैसे सूर्य और मनुष्य के बीच का क्या रिलेशन है, एनर्जी का रिलेशन है। वो हमें विटामिन डी देता है, वो हमें लाइट देता है, वो हमें दिन का बनाता है, वो हमारे लिए दिन बनाता है। उसी तरह ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच वाटर का के टर्म्स में रिलेशन हो सकता है, लाइफ के टर्म्स में, ऑक्सीजन के टर्म्स में रिलेशन हो सकता है। ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के रूप के रिलेशन में जो है वो शेल्टर्स के टर्म्स में हो सकता है। वो एक, जैसे पहले पहाड़ होता था, पहाड़ में लोग जाके रहते थे, गुफा में रहते थे, राइट। तो डिफरेंट नीड्स जो है, वेरियस नीड्स जो है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच रिलेशन को बनाते हैं। और इसी इंटर रिलेशनशिप को हम इकोलॉजिकल साइंस के में समझते हैं। इसी इंटरकनेक्टिवनेस को हम इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस को समझेंगे, राइट। जब हम लिविंग बीइंग बोलते हैं, उसको हम इन्वायरमेंटल साइंस में बायोटिक के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, और जो नॉन लिविंग है उसको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो दुनिया दो ही तरह के कंपोनेंट से बनी है, एक तो होता है बायोटिक और एक होता है नॉन बायोटिक। जो बायोटिक है वो लिविंग है, और जो नॉन बायोटिक है वो क्या है, नॉन लिविंग है, राइट। अब क्या आप ऐसा गेस कर सकते हो जो एबायोटिक कंपोनेंट है आपके इन्वायरमेंट में, नॉन लिविंग कंपोनेंट आपकी सराउंडिंग्स जो आपको काफी ज्यादा प्रभावित करता है? जैसे हुआ एनर्जी, जैसे हुआ वाटर, जैसे हुआ फायर, या फिर सॉयल, या फिर ग्रेविटेशन फोर्स। ये क्या है, ये एबायोटिक कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट दो ही होता है, एक एबायोटिक और एक बायोटिक। बायोटिक में क्या है, जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गया, जैसे ह्यूमन हो गया, जैसे एनिमल हो गया, डिकम्पोजर्स हो गया, ग्रीन प्लांट्स भी है, और जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है, दोनों बायोटिक कंपोनेंट है। पैरासाइट्स हो गया, राइट, एनिमल्स हो गए, ये सब बायोटिक कंपोनेंट है। तो जब भी हम अपने इन्वायरमेंट को देखें, तो हमें देखना है कि
एबायोटिक कंपोनेंट क्या है और बायोटिक कंपोनेंट क्या है, राइट। फिर हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और भी ज़्यादा इन्वायरमेंटल के साइंस को समझेंगे। उसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी में क्या है, कम्युनिटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिटी क्या होता है, इंडिविजुअल, पॉपुलेशंस और कम्युनिटी। ये तीन चीज जो है ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन इकोलॉजी को बनाता है, राइट। फिर हम बायोटिक और नॉन बायोटिक का कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट को इन डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है